हाय फ्रेंड्स, ये है पार्ट 11 ऑफ द सीरीज पीआईक्यू सीरीज जो पॉलिटी की मेरी चल रही है। और काफी दिनों बाद लाइक एक हफ्ते बाद मैं इसके ऊपर वीडियो डाल रहा हूँ बिकॉज इससे बीच में इंग्लिश के और बाकी सब्जेक्ट के मैं डाल रहा था। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पहली बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन से आर्टिकल में है? दैट इज मेंशन इन द आर्टिकल नंबर 19। आपको पता है अलग से इसके अंदर आर्टिकल नंबर 19 के अंदर अलग से 6 आर्टिकल आते हैं, तो आर्टिकल नंबर 19 के क्लॉज 1 में दे रखा है। बट द फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द स्टेट। दीज रिस्ट्रिक्शन मे बी रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए टोटल इसके अंदर से 7 से 8 रिस्ट्रिक्शन आपको दे रखे हैं, दैट इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। अगर आप कुछ ऐसा कुछ करोगे तो आपको भाई आपके ऊपर रोक लगा दी जा सकती है, आपके ऊपर कुछ कार्रवाई की जा सकती है। और डिफेमेशन है। डिफेमेशन मतलब आप किसी को गाली गलौज, किसी को पब्लिकली डिफेम नहीं कर सकते ना, जस्ट बिकॉज आपको फ्रीडम दी गई है। पहला वाला स्टेटमेंट सही है। अब ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे कि आपके मॉरल प्रिंसिपल, हमारे सोसाइटी के कुछ मॉरलिटी डिसेंसी, जैसे कि अपना एक आपको एग्जांपल देता हूं, लेटेंट, क्लियर कट एग्जांपल है इसका। लेटेंट लेटेंट क्या कर रहा है, या फिर आज का इंस्टाग्राम करके रहा है यार, डिसेंसी और मॉरलिटी को नहीं हट कर रहा हमारे, इसके ऊपर रोक लगाने की जरूरत है। तो डिसेंसी एंड मोरालिटी, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इंसाइटमेंट मतलब आप प्रवोक कर रहे हो, ऐसे कुछ बातें आपने बोल दी जिससे कि हमारे समाज में वायलेंस क्रिएट हो चुका है किसी भी रीजन की वजह से। कुछ भी आपने ऐसा कुछ सोशल मीडिया पे फैला दिया आपने कुछ, जैसे आप, मेरे को याद है एक फालतू का कोई इन्फ्लुएंसर है, टकला है वैसे, टकला मतलब बाल नहीं है यार, वही है, उसको क्या बोलते हैं, गंजा टकला जो भी बोलते हैं। तो उसने कुछ ऐसा बोल दिया था कि असम में एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके अंदर अब वहां पे मतलब वहां की बकरियां लड़की बन जाती हैं, कुछ पता नहीं क्या क्या ऐसा कुछ कमेंट किया था उसने। बाद में उसको माफी मांगनी पड़ी थी, उसके ऊपर केस हो गया था। तो वैसा कुछ नहीं बोलो क्योंकि वहां पे काफी उसके ऊपर विवाद छिड़ गया था इस सब चीजों के ऊपर। तो अब ऐसी बातें नहीं बोल सकते जिसकी कि कुछ क्रिएट हो जाए, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ये तीनों हैं। और क्या क्या चीजें हैं देखिए, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट आपको कुछ बोलते हैं तो ऐसी कोई बातें बोलते हैं जिससे हमारे इंटीग्रिटी, हमारे इंडिया की सॉवरेनिटी, प्रभुत्ता जो हम बोलते हैं ना कि सबसे सुप्रीम, कुछ उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है। वैसी अगर बातें वैसे क्वेश्चनेबल आप ऐसे मुद्दे खड़े कर देते हैं तो साथ ही साथ वैसा कुछ बोलते हैं जिससे हमारी कंट्री की सिक्योरिटी हट होती है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। और ऐसा कुछ आपने बोल दिया, कुछ आपने अमेरिका के अगेंस्ट बोल दिया, और उससे हमें देखने को मिल रहा है कि भाई आपके इस वाक्य को बहुत बढ़ा चढ़ा दिया गया उनकी मीडिया के द्वारा, और हमारे कंट्री के रिलेशन खराब हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बताता हूं मैं, ऐसा नहीं, चलिए क्या इसके लिए बताना, एक फालतू की कंट्री ने हमारे साथ रिलेशन खराब खुद ही कर लिया था, हमने नहीं किया था, उसने खुद ही कर लिया था। मेरे को लगा था हमने किया था, उसने खुद ही कर लिया था, जस्ट बिकॉज कि हमारे मोदी जी ने एक फोटो डाल दी थी लक्षद्वीप पे बैठे हुए, उसने खुद ही खराब कर लिया था, हम क्या करें उसके लिए। लेकिन ये भी है कि भाई ऐसा कुछ मत करिए जिससे हमारी कंट्री, किसी कंट्री के साथ हमारे रिलेशन खराब हो, और पब्लिक ऑर्डर आपकी कुछ बोलने की वजह से ना पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए। कुछ लोग, बहुत सारे धर्मगुरु ऐसे होते हैं ना, कुछ बोल देते हैं जिसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाता है, लोग बहकावे में आ जाते हैं। और कंटेंट ऑफ द कोर्ट, आप कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकते। आपको रिसेंटली पता होगा कि कोर्ट ने बोला है कि दिस यंग बॉय शुड लर्न, अदरवाइज वी नो हाउ टू टीच। ऐसा कुछ कमेंट किया ना सुप्रीम कोर्ट ने कि जो इस जाके कनाडा में फालतू बातें कर रहा है हमारे अगेंस्ट, तो कोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट कुछ बोला था समय रैना ने, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला वी नो हाउ टू टीच। तो देखिए ये तो 3 है ही, साथ ही साथ बाकी चीजें बताई आपको मैंने, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, फॉरेन कंट्री, पब्लिक ऑर्डर एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये सारी चीजें टोटल 8 है ऐसे। तो चलिए ये सारे के सारे 1 2 3, और प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है, आर्टिकल 19 के स्पेशल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज वॉच करिए, हम्बल रिक्वेस्ट। चलिए, और ऐसा नहीं, ये आर्टिकल 19 के साथ आर्टिकल 19 क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6 सबके लिए है, सबके लिए कोई, ये सब मतलब यही सारे नहीं है, सबके लिए अपने अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस बना रखे हैं। ठीक है, जैसे कि राइट टू फ्रीडम, जो हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है हमारा। ठीक है, तो प्रोफेशन, अगर आप कोई प्रोफेशन करना ऑप्ट करना चाहते हैं, कोई ट्रेड करना चाहते हैं, तो क्या आप ये ट्रेड कर सकते हैं, विमेन का ट्रेड कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आप क्या आप बच्चों को बेच सकते हैं? ये कैसे कर सकते हैं आप? तो देखिए ये सब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वहां पे। चलिए आप पढ़िए जरा इसको, देखिए सारे के सारे हैं, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी चीज आपको समझाते हैं। अगला, which of the following article of constitution of India are exception to the fundamental right enumerated in article 14 and article 19। देखिए आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वालिटी का बात करता है, ओके, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
ओके और यहां पे बता दो इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ कंसेप्ट टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कंसेप्ट टेकन फ्रॉम द यूएसए एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ बेसिक प्रिंसिपल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज माइंड इट, प्लीज राइट इट समवेयर। एग्जाम में पूछा हुआ है, सीडीएस के 2017 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 19 में ये जो आपको बताया मैंने, लेकिन कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे आर्टिकल 31 ए और 31 सी में है। देखिए 31 सी में वो चीजें डाली गई हैं जो कि हमारे इससे रिलेटेड है। अपना सर्टेन लॉज विच आर गिवन इन द 9th शेड्यूल के अंदर डाले गए थे, कुछ लॉज बनाए गए थे, वो 9th शेड्यूल के अंदर हमने डाल दिया था। उसको हमने परव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के परव्यू से भी थोड़ा बाहर रखा है। ओके ज्यादा करके लैंड रिफॉर्म वाले हैं, लैंड रिफॉर्म वाले हैं। ओके उसके ऊपर बोला गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। और आर्टिकल 31 सी में स्पेशली दो आर्टिकल की बात की जाती है यहाँ पे। डीपीएसपी का एक है आर्टिकल नंबर 39 बी और 39 सी। बेसिकली 39 बी और 39 सी बात करते हैं। ये 39 बी बात करता है इक्विटेबल रिसोर्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेस, एंड आर्टिकल 39 सी बोलता है कि टू प्रोहिबिट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो देखिए और आर्टिकल तो यहां पे इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 पे एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो ये वाला यहां पे सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है, आप पढ़ लीजिएगा इसको आराम से। Which of the following was added? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा। फंडामेंटल ड्यूटी हमने कौन सा ऐड किया 86th अमेंडमेंट के बाद? पहली बात बता दो 86th अमेंडमेंट के बाद हमने 3 जगह अमेंडमेंट किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितनी जगह अमेंडमेंट किया था? 3 जगह। कौन कौन सा अमेंडमेंट था भैया? पहला अमेंडमेंट था हमारा फंडामेंटल राइट में, वो था आर्टिकल नंबर 21A हमने ऐड किया। क्या बोला हमने? 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है, पहली बात। और अब आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। आर्टिकल नंबर 45 इसके अंदर हमने स्लाइट अमेंडमेंट किया। देखिए ये जो 6 से 14 साल की बात लिखी है ना, बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की, ये आर्टिकल 45 में पहले लिखी हुई थी कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर। उनको आप शैल मतलब इन फ्यूचर आप दीजिए उनको, लेकिन अब उनको दे दिया ना, अब हमने उनको दे दिया, एक फंडामेंटल राइट बना दिया। तो हमने बोला कि आर्टिकल 45 में आप क्या करो, अब 0 से 6 साल कर दो। तो आप आर्टिकल 45 पढ़ेंगे तो इस टाइम 0 से 6 साल लिखा है, अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की जाती है। तो हमने आर्टिकल 45 में भी एक बदलाव किया है। आर्टिकल 45 किसका पार्ट है? आर्टिकल 45 इज अ पार्ट ऑफ द डीपीएसपी, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। आपको पता होगा डीपीएसपी को 3 पार्ट में हमने बांट रखा है, एक है गार्डियन प्रिंसिपल, एक है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, एक है इंटेलेक्चुअल एंड दिस प्रिंसिपल, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो आर्टिकल 45 उसका पार्ट है। ओके अब अगली बात करते हैं, अगला कहां अमेंडमेंट होता है? अगला ये वाला अमेंडमेंट है टू प्रोवाइड, किधर गया भाई? अच्छा फंडामेंटल ड्यूटी ना, किधर गया यार? टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द, देखिए टू वन चाइल्ड बिटवीन 6 to 18। देखिए ये पूरा स्टेटमेंट सही नहीं लिखा है इन्होंने। यहां पे जो अपॉर्चुनिटी ये जो है ना, ये तो फंडामेंटल राइट वाली लाइन इन्होंने छाप दी है। कायदे से मालूम है फंडामेंटल ड्यूटी में क्या दिया है? फंडामेंटल ड्यूटी में वो ड्यूटी पेरेंट्स के ऊपर थोपी गई है, पेरेंट्स के ऊपर दी गई। आप लगे तो आप पढ़ सकते हैं जाके, वो बोला गया है पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू वन चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 18, ये तो फंडामेंटल राइट लिखा है इन्होंने। तो वैसे तो मैं मान लेता हूं यही है वैसे राइट आंसर, लेकिन फिर भी वो पेरेंट्स को बोला गया कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजिए जो 6 से 14 साल के बीच में है, ये लाइन लिखी है वहां पे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से पढ़िए। तो 3 जगह पे अमेंडमेंट हुआ था, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और ड्यूटी में। चलिए ये दिमाग में थोड़ा कोरिलेट करिए यार। पॉलिटी बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर आप उसको कोरिलेट करना जानते हैं तो, अदरवाइज बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है आपको अगर आपको कोरिलेट करना नहीं आता, अगर आपको उसका छोर पता नहीं है कहां से उसको जोड़ना है, अदरवाइज फिर आप पढ़ते रह जाएंगे उसको। चलिए देखो क्या लिखा है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट एंड गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। तो ऐसा पूरा लेना चाहिए ना, वो आधा अधूरा लिखने की आदत इनकी। चलिए कोई नहीं, मतलब मान लेते हैं वही सही है, समझ में हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट अ पर्सन अगेंस्ट डबल जीओ पार्टी? देखिए आर्टिकल 20 में बात की जाती है, आर्टिकल 20 में बात की जाती है नो एक्स पोस्ट फैक्टो डबल जीओ पार्टी अगेंस्ट द डबल जीओ पार्टी। और तीसरी बात की जाती है यहाँ पे सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तीनों का मतलब यह है कि जिस पर्सन ने जब कोई कांड किया है, सीधी बात बोलो, कोई ऐसा लॉ का जो भी हनन किया है, तो उसको उसी के हिसाब से सजा दी जानी चाहिए जब उस लॉ एग्जिस्ट करता था। समझ लीजिए उसने 2003 में कोई कांड किया, उसको सजा 2007 में मिल रही है, तो 2007 में उसको सजा 2007 के लॉ के हिसाब से नहीं मिलेगी, 2003 में जब उसने कांड किया था उसके हिसाब से मिलेगी। पहली बात ये बोलता है। दूसरी बात, एक ही कारनामे के लिए, एक ही चीज के लिए उसको 2-3 बार सजा नहीं दी जाएगी, एक ही बार दी जाएगी। वही इसकी बात कर रहा है, डबल जीओ पार्टी, नो डबल जीओ पार्टी अगेंस्ट। और तीसरा बोलता है
नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब वो खुद के अगेंस्ट जो बयान उसने दिया है पुलिस में कस्टडी में, वो मान्यता नहीं रहेगी, वो मतलब खुद के अगेंस्ट बेसिकली वो नहीं दे सकता। क्या बोलते हैं यार उसे, खुद के अगेंस्ट क्या देते हैं, सबूत गवाह क्या होता है, मतलब खुद के अगेंस्ट बेसिकली नहीं बोलेगा, कहने का मतलब वही। अब दिमाग में देखो क्लिक नहीं हो रहा वर्ड हिंदी वाला, अदरवाइज आर्टिकल 20 बात बोलिए। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसके अंदर दुनिया भर की चीजें आती हैं। इसके अंदर एक आर्टिकल आता है, इसके अंदर एक इंप्लाइड है राइट टू प्राइवेसी, वो प्लीज दिमाग में रखिए। के.एस. पुट्टस्वामी, जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में उसको दिया गया था, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेनका केस, मेनका गांधी केस, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने बोला था कि आप फॉरेन में घूमने जा सकते हैं, फॉरेन में घूमने जाना इज योर फंडामेंटल राइट, दैट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। देखिए आर्टिकल 19 में और आर्टिकल 21 में एक छोटा सा अंतर है, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो आर्टिकल 19 में बात करता है वो विद इन द इंडिया बात करता है, और आर्टिकल 21 बात करता है आउटसाइड द इंडिया। ये प्लीज अंतर समझिए। आर्टिकल 22 तो प्रिवेंशन डिटेंशन की बात कर देता है, और आर्टिकल 23 अपना इसके लिए प्रोविजन ऑफ द बेकार की बात करता है, अगेंस्ट द बेकार, ठीक है। और आर्टिकल 24 बात करता है चाइल्ड लेबर, अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर, ठीक है। आर्टिकल 23 मतलब कि कोई आपको बेकार में काम नहीं करवा सकता, अगर कोई करवा रहा है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। ओके, काम कर रहा है मतलब काम कर रहा है बेसिकली, मतलब आपको कोई फ्री का काम नहीं करा सकता, बॉन्डेड लेबर नहीं करा सकता, ये मतलब है इसका। चलिए देखिए, ex post facto law, no person shall be convicted of an offense that was not a crime at the time it was committed. Double jeopardy, no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once, and no person accused of the offense shall be compelled to witness a witness against himself, खुद के अगेंस्ट ही नहीं विटनेस बनेगा वो, ठीक है। चलिए हाँ, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, देखिए वही बहुत दिन बाद जब हाथ लगाते हैं ना तो दिमाग से चीजें थोड़ा स्किप होने लगती है। 8 दिन बाद इसको मैं हाथ लगा के बता रहा हूं ना आप लोगों को, तो ये होता है। चलिए, which of the following article was defended by Dr. V.R. Ambedkar on the plea that it would be matter of the last resort? ये तो भाई उन्होंने आर्टिकल 356 के लिए बोला था। आर्टिकल 356 क्या है, गवर्नेंस रूल की बात करता है, प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। उनको ऐसा मानना था कि सबसे आखिरी रिसोर्ट रहेगा सेंटर के लिए, जब स्टेट में मैकेनिज्म सुधर ही नहीं रहा है, स्टेट का मैकेनिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म खराब हो चुका है, या ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन वहां पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हो पा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट मतलब पूरी कोशिश करने के बाद भी हार मान चुकी है, या कुछ तो भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो उस केस में सेंटर अपना रोल आगे लेगा और सेंटर वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाएगा, ये उनका मानना था। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं कुछ, सेंटर इसको पहला रिसोर्ट मानता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इसको बोला है, कौन से केस में, एसआर बोमई केस, प्लीज दिमाग में रखिए, एसआर बोमई केस में उन्होंने बोला है कि इट इज अ मैटर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, इसको लास्ट रिसोर्ट ही रखना है। और एसआर बोमई केस बहुत इंपॉर्टेंट है, 1994 का अलग से मेरा वीडियो है इसके ऊपर, मैंने इमरजेंसी का पूरा वीडियो बना रखा है, उसमें आप एसआर बोमई केस आपको मिल जाएगा। एक और बात जो यहां पे बात बोली है, इसके अंदर कुछ चीजें उन्होंने बोला था, फेडरलिज्म इज अ बेसिक फीचर, सेकुलरिज्म इज अ बेसिक फीचर, ठीक है। इवन फेडरलिज्म क्यों बेसिक फीचर बोला, क्योंकि आप प्रेसिडेंट रूल लगा के फेडरलिज्म के फीचर को ही तो हर्ट करते हो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप प्रेसिडेंट रूल मत लगाए। और एक और बात मेरे को बहुत बातें याद आती जब मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं, तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है काफी दिनों से हमेशा ही रहा। अभी जो गवर्नर की पोस्ट हमने ली है, गवर्नर की अपॉइंटमेंट है, वो हमने कौन सी कंट्री से डिराइव किया है, वो हमने किया है कनाडा से, क्योंकि कनाडा से जो हमारा है ना, सेंटर विद अ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये वाला कंसेप्ट हमारा कनाडा का रहा है। आप सोर्सेस में देख सकते हैं, आपको सोर्सेस में मिल जाएगा, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहां से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, थोड़ा दिमाग में सब रिकॉल करते रहिए। आर्टिकल 368 किसके बारे में बात करता है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है, कौन से पार्ट में आता है, पार्ट नंबर 20 में आता है। आर्टिकल 352 अपना है नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 359 इसके बारे में बात करता है अपना बाकी की जो फंडामेंटल राइट है उसको अगर आपको वो करना है, सस्पेंड करना है, तो आपको एक सेपरेट रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा। लेकिन आर्टिकल 19 खुद ब खुद सस्पेंड हो जाता है अंडर आर्टिकल नंबर 358 के अगेंस्ट अंदर। देखिए आर्टिकल 358 वर्सेस आर्टिकल 359 प्लीज पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसके ऊपर जब क्वेश्चन आता है तो दिमाग काम नहीं करता है। और एक और बात, क्या सारे फंडामेंटल राइट हो जाएंगे? नहीं, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 सस्पेंड नहीं होंगे, वो इन्फोर्स किए जा सकते हैं। वैसे सच बताऊं, क्या आर्टिकल नंबर 19 के अगेंस्ट क्या मेरा फ्रीडम भी रुक जाता है? क्या देखिए, रुकता कुछ नहीं है, मैं इसको इन्फोर्स नहीं करा सकता इमरजेंसी के टाइम पे, मैं इसको सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं करा सकता, बस अंतर यही होता है और कुछ नहीं। चलिए, इसको उन्होंने बोला था, बाकी तो आपको बता दिया मैंने। हाँ, अरे वे एक से ग्राउंड देख लो यार, नेशनल इमरजेंसी, वॉर, सॉरी कब लगता है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद हमने इसको हटा दिया।
और पहले तो वैसे था कि 2 महीने बाद आपको दोनों हाउसेस में पास कराना पड़ेगा, विद इन 1 मंथ आपको दोनों हाउसेस में पास कराना पड़ेगा, और हर 6-6 महीने बाद आपको पास कराना पड़ेगा आपको, चलिए आपको मतलब पार्लियामेंटेरियन को। व्हाट इज द ग्राउंड ऑन विच सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज रिलीफ अंडर आर्टिकल 32? देखिए आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, लेकिन कौन से बेसिस पे? फंडामेंटल राइट्स के लिए, ओनली एंड ओनली फॉर द फंडामेंटल राइट। लेकिन अंडर आर्टिकल 226 जो हमारा हाई कोर्ट है, वो किसी भी चीज के लिए कर सकता है, लीगल राइट्स के लिए भी कर सकता है रिट जारी। तो यहां पे हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो बड़ा है एज कंपेयर टू द सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन। तो देखिए इफ देयर आर दैट नो फंडामेंटल राइट हैज बीन इन्फ्रिंज्ड, तो इस केस में भाई आर्टिकल 32 के अंदर आप नहीं जा सकते, तो सी वाला यहां पे राइट आंसर होगा। चलिए पढ़िएगा इसको आराम से। Which of the following article of the Constitution of India lays down that no citizen can be denied the use of well, tank, bathing ghat maintained out of the state fund? पहली बात है आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 2 में दे रखा है कि भाई जो भी चीज पब्लिक, सारी चीजें पब्लिक प्लेसेस की हैं, आप पब्लिक प्लेसेस में किसी भी जाने को ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, कास्ट, सेक्स, ठीक है, जेंडर, ओके, तो आप इन 4-5 के बेसिस पे आप किसी पर्सन को रोक नहीं सकते हैं, और आर्टिकल 15 ए में दे रखा है, 15 क्लॉज 2 में, 2 में। अंडर आर्टिकल 14 में तो इसमें बोला है ना, अभी तो हमने पढ़ा इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 में क्या? आर्टिकल 15 में वही बोला जाता है कि प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर प्रोहिबिट किया जाता है। आर्टिकल 16 में अपॉर्चुनिटी फॉर द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और ये तो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट बात करता है आर्टिकल 17। चलिए रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, वही 5 ऐसे ग्राउंड्स हैं इसमें, ठीक है। और आर्टिकल 16 में 5 के साथ 2 और ग्राउंड जुड़ जाते हैं। कौन से आर्टिकल 16 में जुड़ते हैं? डिसेंट और एक और जुड़ता है, दैट इज क्या जुड़ता है यार, डिसेंट के साथ रेसिडेंस, करेक्ट, रेसिडेंस जुड़ जाता है यहां पे। चलिए 7 ग्राउंड उसमें हो जाते हैं। लेकिन वो ये स्टेट फंड के बजाय अगर मैंने पर्सनल रहा है, तो पर्सनल पे तो मैं किसी को भी रोक सकता हूं। आप क्या घर में किसी को आने देते हैं? बोले आप आके यूज करिए मेरा बाथरूम टैंक, क्यों यूज करोगे भाई, मैंने पर्सनल बनाया है। तो पर्सनल वाला आप किसी को रोक दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, पर्सनल है आपको, लेकिन पब्लिक वाला मना नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए आर्टिकल 16 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, तो कोई बात ही नहीं इसके अंदर। अब अगला देखते हैं। Which of the following statement about the power to change the basic structure of the Constitution of India is correct? देखते हैं जरा। बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती के 1973, याद रखिए आप, ठीक है। चलिए इट फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल, बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। इट कैन बी एक्सरसाइज बाय द पीपल थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनका कोई मतलब ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो कहां चला गया अब, तो ये भी मतलब इट कैन बी एक्सरसाइज बाय द पीपल थ्रू रिप्रेजेंटेटिव इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या भाई देखते हैं जरा इसमें। हाँ बिल्कुल सही होगा, बिकॉज मालूम है क्या है, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो इसलिए उनको राइट दे रखा है, लेकिन वो जिंदा कहां है अभी तो चलिए मान लेते हैं, लेकिन उनको राइट दे रखा है कि भाई दे कैन डू द अमेंडमेंट, दे कैन डू द चेंजेस, क्योंकि उन्होंने बनाया है वो, बिकॉज ये वही लोग थे ना जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों द्वारा चुन के आए थे, लोगों द्वारा मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन था उनका। इट फॉल विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, देखिए ये पार्लियामेंट के परव्यू से बाहर है, बिकॉज पार्लियामेंट कभी बेसिक फीचर को, देखिए ये तो फर्स्ट और थर्ड तो कॉन्ट्रडिक्टरी होगा ना एक दूसरे के, तो देखिए यहां पे फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर ओनली, ओके। आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस में आया था, जिसमें 7:6 जजेस, 13 जजेस थे, वैसे एक बार केबीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो टोटल 13 जजेस ने यहाँ पे बैठे थे, बेंच थी उनकी, और 7 जजेस ने फेवर में दिया था, 6 जजेस ने वहां पे अगेंस्ट में दिया था, और ये जो बेंच थी, ये सॉरी इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रिंसिपल लाया, एक तरह से पार्लियामेंट को रोक लगाई कि आप उनकी अमेंडिंग पावर पे रोक लगाई है इन्होंने। कौन कौन सी चीजें बेसिक फीचर है वो सुप्रीम कोर्ट को टाइम टू टाइम पे बताता रहेगा। तो देखिए अभी के लिए कुछ देख लीजिए, इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म अपने आप में बेसिक फीचर है, रूल ऑफ लॉ अपने आप में बेसिक फीचर है, जुडिशियल रिव्यू अपने आप में खुद बेसिक फीचर है, फेडरलिज्म तो आपको मैंने बताया अभी एसआर बोमे केस में उन्होंने वापस बोला था, यहां तक कि अपने आप में बेसिक फीचर इटसेल्फ बेसिक फीचर है। आपको क्या बताऊं मैं, चलिए आगे बढ़ते। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल हैज द पावर टू ड्राफ्ट और रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल उनका, बिकॉज दे वर द वन, ठीक है। We adopted the parliamentary democracy, बिल्कुल हमने अडॉप्ट किया है बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, करेक्ट, बट हाउ डज आवर मॉडल डिफरेंट फ्रॉम द दैट मॉडल, आपको सिंपल सी बता दो,
उनके यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। पहली बात, उनके यहाँ पे जो पीएम बनेगा वो लोअर हाउस से बनेगा, हमारे यहाँ पे जो पीएम कहीं से भी बन सकता है, लोअर से बन सकता है, अपर से भी बन सकता है, लेकिन उनके यहाँ पे सिर्फ लोअर से बनेगा। हमारे यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहीं से भी बन सकता है, लोअर हाउस का हो, अपर हाउस का हो, या फिर आउटसाइड हो, उसको हम मेंबर बना सकते हैं विद इन 6 मंथ। वहां पे क्या होगा, सिर्फ लोअर हाउस का रहेगा, ठीक है। वहां पे भी सिंगल सिटीजनशिप है, हमारे यहाँ पे भी सिंगल सिटीजनशिप है। वहां पे भी नॉमिनल हेड होता है उनका, किंग क्वीन होसोएवर, लेकिन वो पोस्ट हेरिडेटरी होती है। हमारे यहाँ पे जो नॉमिनल पोस्ट है दैट इज प्रेसिडेंट की, वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड होती है। ये थोड़ा सा अंतर होता है हमारा, और लेकिन दोनों का ऑलमोस्ट हम इक्वल मान सकते हैं, बिकॉज दोनों सिर्फ नॉमिनल हेड है हमारे पे। उसको बोलते हैं डी जूरे, और डी फैक्टो कौन होता है, पीएम होता है दोनों जगह पे, ठीक है। चलिए बता दिया मैंने, पूरा ही बता दिया। वैसे देखिए, एज अ रिगार्ड लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पहली बात है, सही बात है। बट इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको लिमिट करता है, इसलिए हमारे यहाँ पे बोलते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट की परिभाषा है। अगर आपको पॉलिटिक्स में कभी भी कोई डाउट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरे इतने वीडियोस हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, पीआईक्यू के ऊपर, वो करने के बाद ना आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं आएगा, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। प्लीज एक बार वॉच करिए, एक दिन आराम से बैठिए, पॉलिटिक्स पूरी खत्म हो जाएगी। आपको पॉलिटिक्स लग रही होगी नहीं, आपने खत्म कर लिया, पीआईक्यू का पूरा कर लेना वहां से, ठीक है। कभी कभी मेरा भी मन करता है तो मैं पॉलिटिक्स फिर भी करा देता हूं, जैसे आज मेरा मन कर रहा था मैंने करा दिया। इन इंडिया मैटर रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट, पहला वाला सही है। इन इंडिया मैटर रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर कन्फर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। हाँ भाई कर सकता है, इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, इसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ना, बिल्कुल दोनों सही है। नहीं भाई दोनों सही नहीं है, क्या बोलते हैं? अच्छा 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 अच्छा, क्यों नहीं है यार, सही है यार, गलत हो नहीं सकता है। बिकॉज कैसा है कि हमारे यहाँ पे, देखो भले गलत यहाँ पे किया हो, माफ करिए, यहाँ पे मेरी गलती है, मेरी गलती होगी, क्योंकि बहुत पहले बनाया था, सोचा नहीं होगा उस टाइम पे, क्योंकि एक बार रेटिफाई भी करता हूँ मैं बार बार करने के बाद। तो देखिए दोनों सही होगा यहाँ पे, बिकॉज रीजन यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे कंसेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का, ये जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है यहाँ पे, ये जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है कि देखिए कोई भी एक्ट अगर बनता है हमारे यहाँ पे, कोई भी अमेंडमेंट होता है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल ना रहे तो हमारे यहाँ पे भाई उसको रेफर किया जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए भाई बेंच सेटअप कर सकते हैं ऑल। सुप्रीम कोर्ट के परव्यू के बाहर नहीं है वो, बिकॉज यहाँ पे कंसेप्ट आता है हमारा जुडिशियल रिव्यू का, एंड जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ अ बेसिक फीचर। तो सेकंड वाला सही है, लेकिन ब्रिटेन में ये कंसेप्ट नहीं है, ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि वहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो बिल्कुल ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। चलिए दोनों सही है यहाँ पे, ये गलत है, ठीक है। देखो सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू द, ओके, which of the following is Indian policy is an essential feature that indicate that it is a federal in character. The independence of judiciary is safeguarded. ये तो यार दोनों में है, वैसे ये यूनिटरी में भी हो रखा है, यूनिटरी मतलब ये अपने यहाँ पे भी है अपना, अगर मैं इसकी बात करूं, ब्रिटेन की बात करूं, वहां पे भी है ये वाला कंसेप्ट, या अपने यहाँ पे भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा तो वैसे भी क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी फेडरल है, बिल्कुल। तो ये दोनों जगह पे सिर्फ इकलौता फेडरल इंडिकेट करने के लिए नहीं बोल सकते। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज नॉट द ओनली की फीचर, क्या और सबसे बड़ा फीचर नहीं है कि उसको फेडरल बोला जाए। हाँ एक पार्ट है उसका, मानता हूं मैं, लेकिन यूनिटरी में भी आता है। द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात है भाई। यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द रीजनल पार्टीज, कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता इसका। फंडामेंटल राइट का तो बात ही हटा दो, मतलब नहीं है। तो बी इज ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है यहाँ पे। वैसे ए और बी में ही डाउट आता आपको, सी वाला तो कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे। यूनियन कैबिनेट हैव द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द रीजनल पार्टी, क्यों भाई रीजनल पार्टी से क्यों रहेंगे? जो यूनियन कैबिनेट बनेगी उसके अंदर एक जो भी पार्टी विजेता बनेगी उसके भाई मेंबर्स रहेंगे। विजेता मतलब जो अपनी गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी होगी उसके मेंबर्स होंगे उसके अंदर, यूनियन कैबिनेट के अंदर। उसमें रीजनल पार्टी से क्यों जाएंगे? तो मतलब ही नहीं बनता सी वाला। तो यूनियन लेजिस्लेचर जो बनता है, मतलब जो पार्लियामेंट बनता है, वो कौन है भाई? वो डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। कहां से? कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट वही जो अपनी आप बोलते हो ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वही है वो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो चुन के आते हैं। बिल्कुल ये सबसे बड़ा फीचर है, ठीक है। चलिए बाकी और क्या क्या फीचर है भाई? रिटर्न इन द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल। डिवीजन ऑफ पावर है हमारे यहाँ पे, एक बात दिमाग में रखिए, हमारे यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर है, जबकि अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर है। दिमाग में रखिए आप इसको। चलिए देखिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ फीचर ऑफ बोथ यूनिटरी एंड द फेडरल सिस्टम। ओके, ऑल्दो इट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ फेडरलिज्म, मैंने मना नहीं किया, लेकिन वो यूनिटरी में भी आता है। अगले वाले में देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग ए डिफाइंड टेरिटरी, बहुत चीजों पे ध्यान से देना, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, अगर इसके ऊपर एक्सटर्नल कंट्रोल रहे तो मतलब ही नहीं रहा ना, तो आप इंडिपेंडेंट स्टेट कैसे रहे आप। एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, ठीक है, अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल ऑफ डिफाइंड टेरिटरी, possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural right and safeguard their mean of sustenance, ठीक है। A number of person who have been living in the definite territory for a long time with their own culture, ये तो मतलब नहीं बनता, एंड गवर्नमेंट ये कोई मतलब नहीं बनता, सी में तो हटा दो, बी और ए में देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल ऑफ डिफाइंड टेरिटरी, देखिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट की, एक्सटर्नल कंट्रोल। देखिए ये वाला जो पार्ट है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ये तो ग्रीनलैंड के पास भी है यार, ये तो ग्रीनलैंड के पास भी है। ग्रीनलैंड किसका पार्ट है? ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है। क्या ग्रीनलैंड इंडिपेंडेंट है अपने आप में? नहीं, ग्रीनलैंड अपने आप में इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है, ठीक है, ऑल्दो सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसके ऊपर एक्सटर्नल कंट्रोल किसका है? ये डोमिनियन स्टेट का एक वो है प्रिंसिपल, ठीक है, मानता हूं मैं कि एक ऑर्गेनाइज पीपल, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज पीपल है भाई, एक डिफरेंट टेरिटरी है, सब कुछ है, उसमें एक अथॉरिटी है जो गवर्न कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है, बिल्कुल ये सब किया जा सकता है, और उनके सेफगार्ड कर रही है, राइट एंड प्रोटेक्ट, तो एक छोटे से एरिया में भी किया जा सकता है, एक छोटे से एरिया में भी किया जा सकता है, तो ये वहां पे ज्यादा सही है। ये तो एक ट्राइबल एरिया भी करता अपने लिए, बता दो तो आपको मैं, जो हम बोडो और ये सब करते हैं ना, अपने क्या बोलते हैं, पार्ट 6 के अंदर जो हमने कुछ एरिया क्रिएट कर रखे हैं, एडीसी, ठीक है, उनके अंदर भी होता है। तो पहला वाला सही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द गवर्नर शुड बी eminent person from outside the state and should be detached figure from the intense political link or should not have taken part in the politics। देखिए गवर्नर के बारे में जो सबसे ज्यादा बोला गया, ये बोला गया था सरकारिया कमीशन ने, आपको सरकारिया कमीशन बहुत बार आ चुका है, ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन से था, इसको 1983 में सेटअप किया गया था, बोला गया था 1984 में रिपोर्ट दो, लेकिन उन्होंने 1988 में रिपोर्ट दिया, उसमें वन ऑफ द की थिंग इन्होंने बोला है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन को सुधारने के लिए, पहली बात एक और बात बताना चाहता हूं आपको मैं, इन्होंने ये बात भी बोली है कि सेंट्रल, इन्होंने जो भी करंट स्ट्रक्चर है बोला है कि उसको मेंटेन रखिए, बस उसमें सुधार करिए, उसको बदलिए मत, ये प्लीज दिमाग में बात रखिए आप। उन्होंने करंट स्ट्रक्चर को, करंट जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन उसको चेंज करने की बात नहीं की है, उन्होंने उसको सुधारने की बात की, उसको और स्ट्रेंथन करने की बात की है। तो आप पढ़ सकते हैं वैसे इसके बारे में अलग से, वैसे तो मेरे पूरा वीडियो भी है इसके ऊपर सरकारिया कमीशन का। अब एक और बात यहां पे बताना चाहता हूं आपको कि इन्होंने बोला है कि गवर्नर को जो आप अपॉइंट करते हो तो उसमें एक कन्वेंशन है, आप सीएम से पूछते हो, कन्वेंशन है बस, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कर दो, और गवर्नर वो होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर स्टेट के पॉलिटिक्स से दूर वाला मेंबर चाहिए, या फिर वो ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसका पॉलिटिकल लिंक ही ना हो उस पर्टिकुलर स्टेट से, आउटसाइड हो। वैसे तो आउटसाइड वाला फॉलो करते हैं वो लोग, लेकिन बहुत रेयरली है कि वो फॉलो करते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टेट के सीएम से बात करें हो। तो ये सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट है, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा उसको तवज्जो दी गई थी। इंटरस्टेट काउंसिल उसी के बाद हमने सेटअप किया अंडर आर्टिकल नंबर 263। चलिए देखिए, गवर्नर शुड बी डिटैच फिगर, गवर्नर शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द कंप्लीट। हाँ देखिए, भी बहुत अच्छा बोला था उन्होंने कि गवर्नर को 5 साल का टर्म कंप्लीट करने दो, गवर्नर को बीच में हटाओ मत आप किसी भी तरीके से, गवर्नर को पूरा कंप्लीट करने का मौका दो। एंड चीफ मिनिस्टर शुड बी कंसल्टेड बिफोर अपॉइंटिंग द गवर्नर, इसको आप मैंडेटरी कर दो, इसको मैंडेटरी कर दो, इसको सिर्फ ऐसे कन्वेंशन मत रखो, इसको अभी भी कन्वेंशन रखा गया है। और गवर्नर की अपॉइंटमेंट हमने कहां से ले रखा है कंसेप्ट? कनाडा से, कैनेडियन मॉडल है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और बात, फर्स्ट एआरसी किसने हेड किया था? मोरारजी देसाई ने, ठीक है। राजमन्नार कमेटी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन राजमन्नार कमेटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको रिकमेंडेशन बताता हूं मैं। इन्होंने बोला था ऑल इंडिया सर्विसेज को हटा दो, ऑल इंडिया सर्विसेज को सीधा हटा दो। इन्होंने बात किया था कि स्टेट की ऑटोनॉमी बढ़ाने की ज्यादा बात की है, जबकि अपने सरकारिया कमीशन ने ऐसी कोई बात नहीं की। सरकारिया कमीशन ने बोला है कि जो फिगर इस टाइम पे चल रहे हैं, जो इस टाइम रिलेशन चल रहा है वो ठीक है, उसको और सुधार करो। लेकिन राजमन्नार कमेटी ने स्टेट की ऑटोनॉमी, इन्होंने बोला था कि जो रेसिड्यूरी पावर है वो आप स्टेट को दे दो। रेसिड्यूरी पावर किसमें आती है? आर्टिकल नंबर 248 में आती है, वो स्टेट को दे दो। उन्होंने बोला था कि कॉन्करेंट लिस्ट बढ़ा दो, स्टेट लिस्ट बढ़ा दो, स्टेट लिस्ट के अंदर पावर्स बढ़ा दो स्टेट की। ये सब बातें राजमन्नार कमेटी की, लेकिन राजमन्नार कमेटी की रिपोर्ट मानी भी नहीं थी वैसे गवर्नमेंट ने, लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सेटअप किया था। पर्पस वही था, स्टेट सेंट्रल रिलेशन को सुधारना। चलिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ऑल इंडिया सर्विसेज के ऊपर बात की हुई है, आप प्लीज इसको ध्यान में रखिए।
If the President of India exercise his power as provided under Article 356 of the Constitution in respect to the particular state, then क्या होगा? Assembly of the state is automatically dissolved. क्यों भाई, क्यों डिसॉल्व होगी? सस्पेंड कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, हम जब तक कि चल रहा है तो सस्पेंड हो सकती है, डिसॉल्व की कोई बात नहीं है. द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइज बाय द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. हाँ, क्योंकि पार्लियामेंट की पावर आ जाती है ना वहां पे, पार्लियामेंट उसको एक्सरसाइज करता है. आर्टिकल 19, कोई आर्टिकल सस्पेंड नहीं होगा. प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटेड टू दैट स्टेट. प्रेसिडेंट नहीं करता है, पार्लियामेंट बनाता है बेसिकली. ठीक है, तो पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज बाय द और अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. बिल्कुल पार्लियामेंट अपने हिसाब से करेगा. ठीक है, देखिए पहला वाला तो बिल्कुल गलत था. क्या होगा? सस्पेंड किया जा सकता है. डिसॉल्व की बात तो बाद में होती है. ठीक है, चलिए आगे आप आराम से पढ़िए इसको. द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट. हमारे यहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक ये है कि एग्जीक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. बहुत बड़ी बात है. एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग में नहीं रखना. या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है हमारे यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां है? आर्टिकल 75 में लिखा है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फीचर है. किसको? पार्लियामेंट को कि लोकसभा को? लोकसभा को. ये बात भी बता दूं मैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आर्टिकल 75 में. ठीक है, चलिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेक्स एंड बैलेंसेस, आर्टिकल 75. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. The Parliament of India acquired the power to legislate on any item in the state list. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग में रखिए. In the national interest, if the resolution of that effect is passed by the, कौन से आर्टिकल में मेंशन है पहले तो ये बता दो. आर्टिकल नंबर 249 में मेंशन है कि देखिए आर्टिकल 249 में बात बोली गई है कि अगर पार्लियामेंट किसी के ऊपर लॉ बनाना चाहता है वैसे सब्जेक्ट के ऊपर जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है, लेकिन वो सब्जेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए है, काफी इंपॉर्टेंट है इस टाइम के लिए, उसके ऊपर लॉ बनाना बहुत जरूरी है, तो उसका इनिशिएट कौन करेगा? वो इनिशिएट करेगी राज्यसभा. राज्यसभा की स्पेशल पावर है विथ 2/3 मेजोरिटी. और वो जो लॉ बनेगा वो 1 साल के लिए बनेगा, 1 ईयर एट अ टाइम. और उसके बाद उसको अगर बढ़ाना है तो हर 1 साल बाद आपको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कौन करेगा? राज्यसभा करेगी. लोकसभा को यहाँ पे लिमिटेड पावर है. तो देखिए राज्यसभा by the majority of not less than 2/3 of its member present and voting. 2/3 मेजोरिटी, राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी इसको इनिशिएट करेगा. अब देखिए 2-3 चीजें दिमाग में रखिए. कौन कौन से केसेस में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में लॉ बना सकती है? तो आर्टिकल 249 आपको बता दिया मैंने, नेशनल इंटरेस्ट का पॉइंट हो गया. आर्टिकल 250 में क्या बात बोली गई है? आर्टिकल 250 में बोला गया है कि जब कभी भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है. ठीक है, आर्टिकल 252 में बोला गया है जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट राज्य को खुद सेंटर को रिक्वेस्ट करे कि हमारे लिए लॉ बना के दो तो लॉ बना सकता है सेंटर, लेकिन वो लॉ खुद रिपील करेगा उस सेंटर पर, राज्य की पावर खत्म हो जाती है उस लॉ के ऊपर. आर्टिकल 253, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट को अगर वो करना है, कंसेप्शुलाइज करना है, उसके ऊपर लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट खुद से लॉ बना सकती है बिना स्टेट को पूछे हुए, अंडर आर्टिकल नंबर 253. जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट उन्होंने किया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उन्होंने कर रखा है. ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट उन्होंने कर रखा है, ये कर रखा है सब चीजें. उसके बाद अंडर आर्टिकल नंबर 356 जो ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ा था, जिसके अंदर क्या था, जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा तब पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, लेकिन वो लॉ जब स्टेट मशीनरी वापस रिस्टोर की जाएगी तो उसको हटा सकते हैं, कोई उनके ऊपर दिक्कत परेशानी नहीं है. चलिए ये 5 प्रोविजन है, दिमाग में रखिए, पूछे गए हैं बार बार. प्लीज इसको पढ़ सकते हैं आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं. आपको शेयर करता हूं सारी चीजें मैं टेलीग्राम पे, प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम आल्सो. द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री इंप्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल ट्रीटीज. कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 253. ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन का पार्ट है. और आर्टिकल 254 क्या बोलता है? आर्टिकल 254 ये बोलता है कि जब कभी भी सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, किसके ऊपर? कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर सेंटर के लॉस प्रिवेल करेंगे. सिंपल सी बात है. तो क्या है मतलब क्या हो, राज्य से परमिशन लेगा? कोई मतलब नहीं है राज्य का, विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट, कोई राज्य से पूछने की जरूरत ही नहीं है. यही तो हमारी सबसे बड़ा फीचर है हमारे यहाँ पे, जो सेंटर है उसके पास ज्यादा पावर है. ठीक है, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर के पास ज्यादा पावर आ जाती है. चलिए आर्टिकल 253 और कोई देखिए, उन्होंने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन उन्होंने लाया था. ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. The Indian parliamentary system different from the British parliamentary system in India. किस तरह से? 1998 का क्वेश्चन है. Both a real and nominal executive, नहीं दोनों में तो सेम ही है ऑलमोस्ट. हमारे यहाँ पीएम होता है, उनके यहाँ पे पीएम होता है, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, उनके यहाँ पे किंग क्वीन जो सो बोलते हैं उसको. सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों यहाँ पे. बाइकैमरल लेजिस्लेचर, हमारे यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू, उनके यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं है, जो ऑलरेडी बताया था आपको मैंने. हमारे यहाँ पे है, उनके यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है. और हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कौन करता है?
सुप्रीम कोर्ट करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये था, देखिए काफी बहुत पुराना, मैं इसको और लंबा बनाने वाला था, लेकिन बहुत पहले का 1-2 हफ्ते पहले मैंने बना के रखा था, दैट आई विल टेक, बट आफ्टर दैट मैंने इंग्लिश की वीडियो बना ली है, काफी चीजें हो गई तो ये अटका हुआ था, सोचा आज मन किया तो बना लेता हूं। ठीक है, तो प्लीज मेरे पॉलिटी की वीडियो वॉच करिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। इस बात की गारंटी देता हूं मैं कि उसमें से आपको 99% क्वेश्चन आ सकते हैं। 1-2 चीज और है जो मैं कराना चाहता हूं, जैसे पंचायती राज, उसके ऊपर थोड़ा भी कम क्वेश्चंस कराए, वो करा दूंगा आपको मैं, और कुछ मिसलेनियस टॉपिक में घुमा फिरा के करा दूंगा, वो हो जाएंगे। जैसे कि ट्रिब्यूनल नहीं कराया मैंने, उसके बाद स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट वो बचा हुआ है। फंडामेंटल राइट में मोटा मोटा मैंने क्वेश्चन आंसर के हिसाब से करा दिया, मैंने क्वेश्चन इसके थ्रू पीआईक्यू के थ्रू करा दिया मैंने, और कुछ चीजें बच जाती हैं तो उसमें से छोटी मोटी चीजें ही बचेंगी मेरे हिसाब से लगता है। जैसे SC ST के राइट्स की बात हो जाएगी, वो थोड़ा सा बच जाएगा मेरा, और तो मेरे हिसाब से मेरे लगता है ऑलमोस्ट करा दिया मैंने। ठीक है, तो मिसलेनियस टॉपिक एक दिन मैं पूरा इकट्ठे करा दूंगा, एग्जाम से काफी पहले करा दूंगा मैं, डोंट वरी, और एक मैराथन भी इसके ऊपर लाऊंगा, बट प्लीज वॉच करिए, एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।